मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ऐसा वायरस जो बातचीत के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति न तो मरता है और न ही किसी ज़ॉम्बी की तरह बदलता है, बल्कि वह बिना सिर पैर की बातें करने लगता है, ऐसी बातें जो कोई समझ नहीं पाता। इस रोग को जैबरिंग कहा जाता है। इससे संक्रमित लोगों से बचने के लिए आम लोगों को हेडफोन पहनना पड़ता है और सरकार ने सभी सार्वजनिक संचार चैनल बंद कर दिए हैं। वायरस के प्रसार के बाद पूरे देश में आर्थिक संकट छा गया। लोग डर और भ्रम के माहौल में जीने लगे। सेना ने शहरों को विभाजित कर महामारी सुरक्षा क्षेत्र बनाए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इस आपदा का इस्तेमाल सत्ता हथियाने के लिए किया गया। यह व्यक्ति चश्मा पहने हुए है, उसका नाम मुराद है। उस दिन वह रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने बाहर गया था, लेकिन सुपरमार्केट की कतार में भुगतान करते समय उसका सामना एक जैबरिंग संक्रमित व्यक्ति से हुआ। कैशियर ने तुरंत पहचान लिया कि वह व्यक्ति वायरस वाहक है और सुपरमार्केट का अलार्म बजा दिया गया। शटर गिरा दिए गए और अफरा तफरी मच गई। लोग दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन शटर गिर चुका था। तभी एक छोटा बच्चा शेल्फ से निकला। उसने हेडफोन नहीं पहना था। मुराद, जो ध्यान भटकने के कारण अब तक बाहर नहीं निकल पाया था, झिझकते हुए दौड़ा और अपने हेडफोन उस बच्चे को पहना दिए। सौभाग्य से कर्मचारियों ने संक्रमित की अनदेखी करते हुए एक साइड डोर खोला और बच्चा भाग निकला। अब मुराद बिना ईयरफोन के रह गया था और वायरस के असर में आने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वह चेतना बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से भागने का प्रयास किया। जैबरिंग की महामारी रोकथाम टीम को जैसे ही सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और संक्रमित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। निगरानी केंद्र ने सुपरमार्केट के फुटेज में देखा कि मुराद दूसरी मंजिल से भाग रहा है। थर्मल इमेजिंग से देखा गया कि मुराद को बुखार है, जो संक्रमण का प्रमुख लक्षण है। यदि मुराद वास्तव में संक्रमित है तो वह वायरस का नया वाहक बन सकता है और सुरक्षा क्षेत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। टीम ने तुरंत एंटोन और उसकी टीम को मुराद को ढूंढने के लिए भेजा। घर लौटने के बाद मुराद ने सबसे पहले बुखार की दवाई ली। होश में आने के बाद वह अपने पुराने दोस्त ओजगुर के साथ काले बाजार गया। मुराद जानता था कि सुरक्षा टीम के पास अब उसका फुटेज होगा और वह जल्द ही उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने तय किया कि वह किसी भरोसेमंद हैकर की मदद से सिस्टम में घुसकर वह फुटेज हटवाएगा। लेकिन हैकर को किराए पर लेना महंगा साबित हो रहा था और उनके पास उतने पैसे नहीं थे। ओजगुर के चेहरे पर चिंता के भाव देख काले बाजार के विक्रेता ने एक विकल्प सुझाया। हैकर की जगह वह मुराद को एक नकली पहचान पत्र दे सकता है, जिससे वह स्वयं महामारी नियंत्रण मुख्यालय में जाकर फुटेज को हटा सके। यह तरीका हैकर की फीस से सस्ता था, इसलिए मुराद ने तुरंत हामी भर दी। किस्मत से मुराद न केवल महामारी नियंत्रण मुख्यालय में प्रवेश कर गया, बल्कि वह आपातकालीन बैठक वाले कमरे तक पहुंच गया और तब तक किसी ने उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह सौभाग्य अधिक देर तक नहीं टिक सका। जब मुराद ने कंप्यूटर में पासवर्ड डाला तो गलत पासवर्ड का संदेश आया। काले बाजार से जो पासवर्ड मिला था वह असली नहीं था। गलत पासवर्ड के कारण सुरक्षा अलार्म सक्रिय हो गया और मुराद को मुख्यालय से भागना पड़ा। इसी दौरान टीम ने उस बच्चे को खोज निकाला जिसे मुराद ने सुपरमार्केट में हेडफोन देकर बचाया था। उन्होंने वह ईयरफोन जब्त कर लिए, जो टीम द्वारा बनाए गए विशेष उपकरण थे जो आम जनता को उपलब्ध नहीं थे। ईयरफोन के सीरियल नंबर से सुरक्षा टीम को पता चला कि मुराद कभी प्रोजेक्ट एक्स के शोध कार्यक्रम में एक परीक्षण विषय था। इस सुराग को नियंत्रण मुख्यालय के अधिकारी सेरहात ने अपने वरिष्ठ एंटोन को दिया। उम्मीद थी कि वह उसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन एंटोन ने कहा कि यह जानकारी गलत हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स के सभी परीक्षण विषय 5 साल पहले प्रयोगशाला में आग लगने से मारे गए थे या जैबरिंग रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से मुराद को देखा गया था। हालांकि एंटोन ने सेरहात को इस मामले से हटने का आदेश दिया, पर सेरहात ने अपनी जांच जारी रखी और अपनी टीम को लेकर मुराद के घर पहुंच गया। वहां केवल मुराद की मां एमेल थी। इतने सारे पुलिसकर्मियों को देखकर एमेल को शक हुआ कि कुछ गंभीर मामला है। उसने खिड़की पर लाल रंग का क्रिसमस ट्री लटका दिया। यह एक पुराना संकेत था जो वह और मुराद इस्तेमाल करते थे। ठीक उसी समय मुराद घर पहुंचा और संकेत देखते ही तुरंत वहां से भाग गया। पुलिस एक बार फिर उसे पकड़ने में नाकाम रही। मुराद भागकर अपने एक पुराने डॉक्टर दोस्त के पास पहुंचा और उसे बताया कि उसने इस दुनिया को बचाने का निश्चय किया है। दरअसल मुराद जैबरिंग वायरस से प्रतिरक्षित है, क्योंकि कई साल पहले उसने एक नीली गोली ली थी। यह गोली गुल नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी, जो प्रोजेक्ट एक्स का हिस्सा थे। माना जाता था कि गुल भी 5 साल पहले आग में मारे गए, लेकिन हाल ही में मुराद को अपने बचपन के दोस्त से नीली गोलियों से भरा एक बैग मिला। इसका मतलब था कि हो सकता है गुल अभी भी जीवित हों। मुराद ने गोली पर बने चित्र को देखकर एक टैटू स्टूडियो ढूंढा और वहां चित्र के डिजाइनर से मिला। डिजाइनर ने पुष्टि की कि वह चित्र उसी ने बनाया था, लेकिन उसके पास गोली का डेटा नहीं था। अधिक जानकारी पाने के लिए इम्यूनिटी जोन नंबर 6 तक जाना आवश्यक था। यह क्षेत्र कोई सामान्य इलाका नहीं था। वहां पैरामिलिट्री गार्ड नहीं थे, बल्कि जैबरिंग से पीड़ित मानसिक रोगियों की बहुतायत थी। फिर भी मुराद ने जोखिम लेने का निर्णय लिया। जाने से पहले मुराद ने अपनी मां एमेल को अपने डॉक्टर मित्र के पास छोड़ा, फिर एक काले बाजार विक्रेता से नकली पहचान खरीदी और अपने हुलिये में बदलाव किया।
दूसरी ओर जब एंटोन को पता चला कि सेरहात बिना अनुमति के कार्रवाई कर रहा है तो वह बहुत नाराज हुआ और चेतावनी दी कि अगर उसने जांच जारी रखी तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब मुराद का मामला पूरी तरह से नियंत्रण मुख्यालय के सचिव फाजिल के अधीन कर दिया गया। निराश सेरहात ने अपने पूर्व कप्तान से मुलाकात कर अपना दुख साझा किया और कहा कि वह चाहे कुछ भी हो यह जांच बंद नहीं करेगा। इसका एक व्यक्तिगत कारण था। उसकी पत्नी और बच्चे सालों से बंद कमरे में रह रहे थे। उनसे मिलने पर भी उसे हेडफोन पहनने पड़ते थे। अगर मुराद से इम्यूनिटी जीन निकाला जा सके तो उसकी पत्नी और बच्चे बच सकते हैं। इस बीच मुराद इम्यूनिटी जोन नंबर 6 की ओर बढ़ रहा था। उसकी पहचान सार्वजनिक हो चुकी थी और रास्ते भर उसके पोस्टर लगे थे। वह भीड़ में सिर झुकाकर चल रहा था, लेकिन एक सशस्त्र पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ गई। तभी एक महिला मुराद के पास आई और खुद को उसकी पत्नी बताकर उसे बचा ले गई। इस तरह वे दोनों सशस्त्र पुलिस के सामने से बच निकले। मुराद कुछ भावुक हो गया क्योंकि उस महिला का चेहरा उसकी दिवंगत पत्नी जैसा ही था। मुराद और वह महिला संक्रमण रोकथाम क्षेत्र नंबर 6 की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक छत पर खड़े होकर पूरे क्षेत्र का दृश्य देखने लगे। यह कभी एक जीवंत कस्बा था, पर अब केवल खंडहर बचे हैं, टूटी फूटी इमारतें और उजड़ा हुआ शहर। महिला ने मुराद को बताया कि उसका नाम शुले है। वह उसकी मदद इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि मुराद में प्रतिरक्षा जीन है। उसने मुराद से आग्रह किया कि वह संगठन काव्या से जुड़े। यह एक स्वतंत्र संगठन है जो जैबरिंग महामारी के खिलाफ समाधान खोजने में जुटा है। मुराद ने इनकार करते हुए कहा कि इस यात्रा का एक स्पष्ट मकसद है और वह किसी ऐसे संगठन से नहीं जुड़ सकता जिसे वह जानता भी नहीं। थोड़ी बहस के बाद शुले ने जोर नहीं डाला, बस संगठन का पता छोड़ दिया, इस आशा में कि मुराद भविष्य में उनसे संपर्क करेगा। शुले से अलग होकर मुराद अपने पुराने घर पहुंचा, जो अब उजाड़ दिया गया था, लेकिन कभी वह और उसकी पत्नी वहीं साथ रहते थे। हर दीवार में उनकी पुरानी जिंदगी की झलक थी। दूसरी तरफ एंटोन ने अपने पुराने सहयोगी लियो से संपर्क किया। उसने बताया कि सेरहात अब खतरा बन चुका है। वह उन सच्चाइयों तक पहुंच गया है जिन्हें छुपाया गया था। असल में 5 साल पहले जो हादसा प्रोजेक्ट एक्स की प्रयोगशाला में हुआ था, वह योजना के तहत किया गया था, जिससे वायरस फैलाया जा सके और सत्ता पर नियंत्रण मिल सके। एंटोन और लियो इसके पीछे थे। लियो ने एंटोन से मिले सबूत स्वीकार किए और आश्वासन दिया कि वह पहले की तरह इस मामले को संभाल लेगा। अगली सुबह मुराद ने गुल की खोज फिर से शुरू की, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, किसी ने उसके सिर पर बोरी डाल दी और उसे एक भूमिगत जगह पर ले जाया गया। महामारी क्षेत्र नंबर 6 में बाहरी व्यक्ति दुर्लभ होते हैं, इसलिए हर नया चेहरा संदेहास्पद लगता है। मुराद से पूछा गया कि वह कौन है और कहां से आया है। वे उसे कोई नियंत्रण मुख्यालय का जासूस समझ बैठे थे। उसका भाग्य अच्छा था कि तभी शुल्ले समय पर पहुंच गई और उसे छुड़ा लिया। असल में जिन लोगों ने मुराद को पकड़ा था वे काव्या संगठन के ही सदस्य थे और उन्होंने गलती से उसे पकड़ लिया था। अब मुराद ने संगठन और जोन 6 के बारे में शुले से और जानकारी ली। शुले ने बताया कि यह इलाका ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नियंत्रण मुख्यालय और सरकार ने जैबरिंग से पीड़ितों को इंसान नहीं समझा। उन्हें शहर के बाहर ऊंची दीवारों के पीछे फेंक दिया गया, बिना भोजन या पानी के। इन्हीं पीड़ितों की मदद के लिए काव्या संगठन बना। लेकिन सच्चाई यह है कि इतने बड़े काम के लिए केवल कुछ लोगों की मेहनत काफी नहीं है। कई लोग थककर पीछे हट चुके हैं। फिर भी शुले हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने सुझाव दिया कि वे मुराद की मदद करें, जिससे गुल को ढूंढना आसान हो जाए। मुराद ने वादा किया कि अगर वे गुल का कोई सुराग पा सकें तो वह उनके शोध में शामिल होगा। काव्यन संगठन ने एक अजीब से बार की जानकारी दी जहाँ कोई सुराग मिल सकता था। यह बार एक सनकी संगीत प्रेमी का था। वह इतना कट्टर था कि अगर कोई उसकी संगीत रिकॉर्डिंग में खलल डाले तो वह जान ले सकता था। बेखबर मुराद और शुले वहां पहुंचे। बार में एक सुंदर महिला मौजूद थी जिससे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बार के मालिक ने पहले ही उन्हें पहचान लिया और बंदूक तान दी। मुराद ने जल्दी से बार के साउंड सिस्टम की मॉडल संख्या बता दी और कहा कि वह मालिक के लिए और भी बेहतर रिकॉर्डिंग ला सकता है। यह सुनकर बार का मालिक, जो कि संगीत का दीवाना था, खुश हो गया और मुराद और शुले को भीतर बैक रूम में ले गया। जब उन्हें मुराद और शुले के आने का उद्देश्य पता चला तो मालिक ने बताया कि गोली कोडनेम राजा नामक किसी व्यक्ति से आई थी और उस राजा से संपर्क करने वाला केवल एक व्यक्ति है। इसी दौरान एक छोटे बालों वाली आकर्षक महिला अंदर आई और बार मालिक को उसका ऑर्डर दिया। उसकी नजर जल्द ही मुराद के हाथ में मौजूद गोली पर पड़ी। वह चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद बार मालिक ने बताया कि उस महिला का नाम यासेमिन है और वही राजा की एकमात्र संपर्क सूत्र है। मुराद और शुले फौरन बार से बाहर दौड़े, लेकिन उन्होंने सिर्फ यह देखा कि यासेमिन कार में बैठ चुकी थी और तेजी से निकल गई। उधर एंटोन की सचिव को सेरहात पर शक हो गया। उसने छुपकर उसका पीछा किया और पाया कि सेरहात ने जैबरिंग पीड़ितों को एक निजी जगह पर छुपा रखा था। अगले ही पल सेरहात उसकी पीठ पर पिस्तौल ताने खड़ा था। हिकमत ने बार बार भरोसा दिलाया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। सेरहात ने उसे जाने दिया, लेकिन जैसे ही हिकमत नियंत्रण मुख्यालय के ऑफिस पहुंची, उसने धोखा दिया और वह तुरंत एंटोन को जाकर रिपोर्ट कराई। एंटोन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जांच जारी रखने को कहा। शाम को सूचना के आदान प्रदान के बहाने एंटोन ने हिकमत को पार्किंग लॉट में बुलाया और उसे एक टेप दिया।
एंटोन के हेडफोन पहनने पर हिकमत ने भी कोई संदेह नहीं किया। जैसे ही हिकमत ने हेडफोन पहना, एंटोन ने उसका गला पकड़ लिया और जबरदस्ती जैबरिंग से भरी रिकॉर्डिंग सुनवाई। हिकमत का दिमाग इसकी चपेट में आ गया और वह भी संक्रमित हो गई। भविष्य में कोई खतरा न रहे, इसलिए एंटोन ने हिकमत की हत्या कर दी। उधर मुराद की तरफ एक नई प्रगति हुई। जब वह और शुल्ले कुछ सामान खरीदने निकले तो उन्हें यासेमिन मिल गई। मुराद ने उसे यकीन दिलाया कि वह नियंत्रण मुख्यालय या किसी गुप्तचर का हिस्सा नहीं है। यास्मिन ने मुराद को एक मोबाइल फोन दिया और कहा कि अगर वह राजा से मिलना चाहता है तो उसे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। यह उसका एकमात्र मौका होगा। मुराद ने पुष्टि की कि राजा वही है जिसे वह खोज रहा है, यानी कि वह वैज्ञानिक गुलफोन पर मिले निर्देशों का पालन करते हुए मुराद एक खाली ऑफिस पहुंचा, जहां एक लिफाफा रखा था। उसमें संकेत दिए गए थे। संकेत पढ़कर मुराद ने पास की तिजोरी खोली और उसमें पासवर्ड हैक करना शुरू किया। संकेतों की मदद से तिजोरी खुली, लेकिन अंदर और भी जटिल कोड थे। सैकड़ों अंकों के विश्लेषण के बाद मुराद ने आखिरकार अगला सुराग खोज निकाला। अब मुराद और शुले एक पुराने बंदरगाह पर पहुंचे और एक मालवाहक जहाज पर चढ़े। जहाज में एक आदमी ने उनका स्वागत किया, उनकी तलाशी ली और फिर उन्हें नकाब पहनाकर एक कार में डाला गया। प्रस्थान के समय उस आदमी ने अचानक शुले को बाहर खींच लिया और मुराद को अकेला ले गया। कुछ उथल पुथल के बाद मुराद को एक गोपनीय ठिकाने पर लाया गया, जिसे गुल ने अंतिम परीक्षण के लिए तैयार किया था। यहाँ कई लोग बंद थे। उन सभी में से केवल एक व्यक्ति स्वस्थ था। यदि कोई उस एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सके तो वह विजेता कहलाएगा और उसे विशेष इनाम मिलेगा। मुराद का लक्ष्य था कि उस एक स्वस्थ व्यक्ति को बचाना, लेकिन अब समस्या यह थी कि वह स्वस्थ व्यक्ति शायद शुल्ले ही थी, जिसे जबरदस्ती लाया गया था। मुराद की प्रतिरक्षा ताकतवर थी, लेकिन बहुत देर तक जैबरिंग करने वालों के बीच रहने से वह भी कमजोर हो रहा था। उसे बुखार आ रहा था, चक्कर आ रहे थे। जब मुराद बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था, शुले दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे होश में लाने की कोशिश की, और उसके पीछे यास्मिन और अंत में गुल खुद खड़ा था। शुक्र है शुले सुरक्षित थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुराद ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब उसने वर्षों बाद अपने पुराने मित्र गुल को देखा तो गुस्से से भर उठा। उसने पास रखी कुर्सी उठाकर उसकी ओर फेंक दी। गुल ने उसके गुस्से को चुपचाप सहा, क्योंकि वह समझता था कि इतने सालों तक मरा हुआ समझा जाना कितना बड़ा धोखा था, पर उसके अपने कारण भी थे। मुराद ने गुल से कहा कि वह अब इम्यूनिटी से छुटकारा चाहता है। वह एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहता है। उसे कभी नहीं लगा कि प्रतिरक्षा होना कोई वरदान है। इसके साथ खतरे हैं, जैसे कि प्रयोगशाला के लिए उसे एक नमूने की तरह इस्तेमाल किया जाना और अब महामारी नियंत्रण केंद्र के निशाने पर आना। दुर्भाग्यवश जांच के बाद पता चला कि मुराद की प्रतिरक्षा किसी दवा के कारण नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क की संरचना की विशिष्टता के कारण है। इसलिए उसे संक्रमण नहीं हो सकता। इसके बाद गुल ने मुराद को 5 साल पुरानी सच्चाई बताई, जब एक्स प्लान के नाम पर संक्रमितों को कैद करने की योजना बनी थी। गुल इसके विरोध में था। वह मानता था कि कैद अमानवीय है और असली उपाय दवा बनाना होना चाहिए। इस मतभेद ने मुख्य वैज्ञानिक फाजिल के बीच टकराव पैदा किया। बहस बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई। फाजिल ने गुल को बेहोश कर दिया और डर के मारे प्रयोगशाला में आग लगा दी। वह सभी शोध सामग्री लेकर भाग गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि गुल समय पर जाग गया और बच निकला। अब मुराद को सामान्य बनाने के लिए गुल ने जहरीले संगठन एंटी एपिडेमिक यूनियन की प्रयोगशाला को चुना, लेकिन इस दौरान फाजिल को गुल की गतिविधियों की भनक लग गई। शेरहात, जो अब एपिडेमिक कंट्रोल सेंटर का शक्तिशाली अधिकारी बन चुका था, मुराद को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक गुप्त सौदे के तहत एंटोन ने अपने आदमियों के साथ शेरहात को पकड़ लिया और प्रयोगशाला के मालिक से सौदा कर लिया। उन्होंने मुराद के संपर्कों का पता निकालने के लिए धमकी दी, जिसमें परिवार की सुरक्षा का हवाला दिया गया। इस दौरान मुराद की मां को भी अगवा कर लिया गया, लेकिन उसकी मां अब जान चुकी थी कि वह महामारी नियंत्रण संस्था का समर्थन नहीं करता। इसलिए उसने गुप्त रूप से मुराद की मां को आश्वासन दिया और मुराद की मदद का वादा किया। मुराद को यह तब समझ आया जब उसने सड़क पर रखा हुआ लाल क्रिसमस ट्री देखा। यह उसकी मां का विशेष चेतावनी संकेत था। मुराद समझ गया कि वह अब ट्रैक किया जा रहा है। वह फौरन शुल्ले के साथ बेस पर लौटा और ऑपरेशन को तेज करने की तैयारी करने लगा। प्रयोगशाला में मुराद ने देखा कि वहां कई संक्रमितों पर रिसर्च चल रही थी। एक खास संक्रमित डॉक्टर हुंग ने मुराद को एक ही वाक्य में बेहोश कर दिया, जो इस बात का संकेत था कि यह संक्रमण और भी अधिक खतरनाक रूप ले चुका है। होश में आने पर मुराद को पता चला कि उसकी मां को पकड़ लिया गया है। उसने शुल्ले के साथ मिलकर संपर्क किया और महामारी नियंत्रण केंद्र में आत्मसमर्पण का नाटक रचा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने बाथरूम को रासायनिक धुएं से भर दिया और अपने मुंह और नाक को बंद कर लिया। रासायनिक धुएं से फाजिल और एंटोन बेहोश हो गए और मुराद ने इस मौके का लाभ उठाकर अपनी मां को छुड़ा लिया। उधर एंटोन को शक था कि इसमें मुराद और शुल्ले की कोई साजिश है, इसलिए उसने एक अल्टीमेटम दिया और शेरहात से कहा कि अगर इकाई संगठन का पता लगाना है तो पुराने बंदरगाह पर जाकर मुराद से मिलना होगा। मुराद अकेले वहां गया, लेकिन एंटोन ने चुपचाप शेरहात को पीछे भेज दिया। दोनों ने नाटक किया कि झगड़ रहे हैं, लेकिन असल में सब कुछ एक योजना के अनुसार चल रहा था। वह जहाज के हैंडल को कसकर पकड़े हुए था।
मुराद ने अपने हाथ में मौजूद रिमोट को दबाया, जिससे जहाज तुरंत तेजी से हिलने लगा और बाकी लोग तुरंत गिर गए। जब वह स्थिर होकर कैबिन में दौड़ा, तब तक मुराद पहले ही सेरहात के साथ निकल चुका था। एंटोन पीछा करना चाहता था, लेकिन जब वह डेक पर पहुंचा तो वह सेरहात की गाड़ी में फंस गया। असल में गुल के नेतृत्व वाली टीम पहले से ही एंटी एपिडेमिक यूनियन से कंट्रोल कर चुकी थी। इस स्थिति में एंटोन के आदमी को बेहोश कर दिया गया और आखिरकार सेरहात अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिल सका। हालांकि इस अभियान की असफलता ने एंटोन को यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि सभी अफवाह फैलाने वालों को सीधे तौर पर सजा दी जाए। उसने जानबूझकर टेलीविजन पर समाचार प्रसारित करवा दिया कि नागरिक मार्च की अनुमति है, ताकि कई संगठनों के लोग बाहर निकाले जा सकें। यह योजना महामारी के फैलने के बाद लॉकडाउन से जुड़ी थी, जिससे प्रत्येक शहर में 6 बजे के बाद बाहर निकलने पर प्रतिबंध था और भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी। व्यवस्थित प्रदर्शन भी मना था। हालांकि काव्यान संगठन कई वर्षों से सक्रिय था और उनके पास पर्याप्त सतर्कता थी। सभी को लगा कि यह एंटोन की चाल है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस चाल के साथ आगे बढ़ना सही रहेगा और कुछ व्यक्तियों को बाहर निकलने दिया, ताकि सब एक साथ समाप्त हो सकें। दर्शन का दिन शीघ्र ही आ गया। बहुत से नागरिक निर्दिष्ट स्थान पहुंचे और जो लोग वायरस के कारण मर गए थे, उनके प्रियजन और दोस्तों के लिए शोक मनाने के लिए पूरी रैली बिना किसी बाधा के आगे बढ़ी। शायद उनकी पहले की विरोधी गतिविधियों का असर हुआ था, इसलिए टीम लीडर ने सदस्यों को प्रतिशोध योजना को रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन सदस्य पहले से ही कार्रवाई के रास्ते पर थे। जैसे ही वे लोग महामारी नियंत्रण मुख्यालय के नीचे पहुंचने वाले थे, एक सशस्त्र बल ने उन्हें रोक लिया और उन्हें भूमिगत कार पार्क में ले गया। समूह के लोग सोच रहे थे कि योजना विफल हो गई है, जब तक कि सशस्त्र पुलिस ने अपना मुखौटा नहीं हटाया। यह वास्तव में सेरहात का था। महामारी मुख्यालय के लोग चालाक हैं, उनके नीच कदम नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए मुराद ने पहले से ही योजना बनाई थी। लेकिन जो हुआ उसे फाजिल ने देख लिया। उसे वहां सशस्त्र टीम कुछ अजीब लगी, इसलिए उसने लोगों से उस सशक्त वाहन की जांच करने को कहा और पाया कि वह मुख्यालय का वाहन नहीं था। लगता है कि अभी अभी भागने वाले काव्यान संगठन के लोग ही थे। मुराद और शुले अभी अपने कार्य को पूरा करने का जश्न मना रहे थे कि अचानक पास में एक विस्फोट हुआ। असल में यह एंटोन और फाजिल ने मिलकर महामारी मुख्यालय को उड़ा दिया था और इस विस्फोट का आरोप काव्यान संगठन पर लगा दिया। विस्फोट के बाद उच्च अधिकारियों ने तुरंत बलों को तैनात किया और 6 नंबर महामारी क्षेत्र का अनिवार्यकरण करने का आदेश दिया। इस बीच मुराद का बचपन का दोस्त ओजगुर दुर्भाग्यवश गोली का शिकार हो गया। भले ही उन्हें जल्दी से इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन महत्वपूर्ण अंगों की चोटों के कारण डॉक्टर भी उसकी जान नहीं बचा सके। उसके दोस्त की मौत और इम्यूनिटी जोन नंबर 6 के दोबारा नष्ट हो जाने ने मुराद को यह संकल्प दिलाया कि वह टीका विकसित करेगा, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी जान बचानी होगी और साथ ही डॉक्टर को लेकर भागना होगा। असल में डॉक्टर और मुराद 5 साल पहले दोनों ही प्रयोग के विषय थे। उस प्रयोग की घटना ने मुराद को प्रतिरक्षा देने का कारण बनाया, जबकि डॉक्टर को रैंडम भाषण नियंत्रक बना दिया, जो अपनी शक्ति के आधार पर सभी रैंडम भाषणकर्ताओं को नियंत्रित कर सकता था। इसलिए डॉक्टर दाहवांग उनका सबसे मूल्यवान प्रयोग विषय था और दाहवांग अन्य रैंडम भाषणकर्ताओं से अलग हो रहा था। उसके पास अपनी खुद की चेतना थी। अगर वे सहयोग कर सकें तो वह उनके साथी भी बन सकते थे। सेरहात ने जल्दी ही सभी के लिए वाहन तैयार कर दिया। जब वे इम्यूनिटी जोन नंबर 6 से निकलने वाले थे तो कुछ पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, डॉक्टर ने सीधे एक वाक्य कहा और अगले ही पल कुछ वायरस से संक्रमित हो गए। शुले बहुत हैरान थी कि पुलिस ने हेडफोन पहने हुए थे, फिर भी वे संक्रमित कैसे हो गए। मुराद ने बगल में बड़ी शांति से समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वायरस आवाज के माध्यम से नहीं फैलता। वह हड्डी के संचरण के माध्यम से सीधे वायरस को शरीर में संक्रमण के लक्ष्य के रूप में डाल सकता है और अब बचे हुए लोग सुरक्षित हैं क्योंकि मुराद उन्हें दुश्मन नहीं समझता। जब लोग हड़बड़ी में भाग रहे थे, उसी समय एंटोन पहले ही चुपचाप मुराद के घर में घुस चुका था। किसी भी संभावित सुराग को खोजने की कोशिश में कमरे में अंधेरा था। एंटोन सावधानी से मेज पर रखी वस्तुओं को पलट रहा था। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जो मुराद की पत्नी की तस्वीर थी। तस्वीर में महिला को देखते हुए एंटोन की आंखों में कुछ जटिलता थी। इसी समय अधीनस्थों ने भी पता लगाया कि मुराद बंदरगाह की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए एंटोन ने तुरंत लोगों को वहां तैनात करने का आदेश दिया। लेकिन वहां पहले से ही तैनात लोग सिर्फ महामारी नियंत्रण मुख्यालय के नहीं थे। मुराद ने भी पहले ही ब्लैक मार्केट विक्रेता से कहा था कि वह स्थिति पर नजर रखे, मगर अफसोस कि ब्लैक मार्केट विक्रेता ने अभी मुराद को सूचित करने की तैयारी ही की थी कि मुराद और उनके लोग पहले ही गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। एंटोन ने निगरानी क्षेत्र में मुराद की छवि देखी और तुरंत जाल बिछाने का आदेश दिया। हालांकि इतने नाजुक मौके पर मुराद के संपर्क व्यक्ति ने समय पर एक जल विमान उड़ाते हुए पहुंचने की सूचना दी। विमान के इंजन की गड़गड़ाहट ने खामोशी को चीर दिया। मुराद और सेरहात ने एक दूसरे की ओर देखा, समझदारी से सिर हिलाया, जैसे बिना शब्दों के विदाई दे रहे हों। इसके बाद मुराद और शुले तेजी से विमान पर चढ़ गए। अपनी आंखों के सामने लक्ष्य को फिसलते हुए देख रहे थे। एंटोन बहुत नाराज था, लेकिन उसने पीछे की योजना भी छोड़ दी। विमान में सीट पर बैठे थे, उनके मन में भ्रम और बेचैनी थी। मुराद कुछ क्षण चुप रहे, फिर शुले को एक जगह बताई जिसका नाम बोरो था।
यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक टेप रिकॉर्डर निकाला, शुले को थमाया और धैर्य बंधाते हुए कहा कि वहां पहुंचने में अभी बहुत दूर है, पहले गाना सुनकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। हालांकि जब शुले इस संगीत में खोई हुई थी, उसका फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। मुराद ने एक नजर उसके फोन की स्क्रीन पर डाली, जिसमें 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स दिख रहे थे। उसने थोड़ी हिचकिचाहट की, लेकिन अंत में शुले की जगह फोन उठा लिया। लेकिन उसे जो उम्मीद नहीं थी वह यह कि फोन के दूसरी तरफ से एंटोन की आवाज आई। तभी उसे एहसास हुआ कि शुले की पहचान वास्तव में कुछ जटिल थी। असल में शुले हमेशा से ही महामारी नियंत्रण मुख्यालय की व्यक्ति थी। उसका आना संयोग नहीं था। हवाई जहाज हवा में उड़ान भरता रहा और गंतव्य की दूरी जैसे जैसे घट रही थी, आगे की राह और भी जटिल होती जा रही थी। और इसी के साथ पहला सीजन यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।